Quick IS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक ऐप आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। आज की जो ये वीडियो है क्लास 9th की एनसीईआरटी का है। ये अर्थशास्त्र, इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था की समझ को बताया गया है। इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ों को बताया गया है, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होगा कमेंट करके जरूर पूछेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे। पहले देख लेते हैं कि हमें इस विशेष सूची में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें हमें टोटल 4 चैप्टर पढ़ना है क्लास 9th की एनसीईआरटी में। पहला जो चैप्टर है वो पालमपुर गांव की कहानी। एक गांव के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझाने का प्रयास किया गया है। दूसरा है संसाधन के रूप में लोग। जो मानव होता है, जो हम लोग हैं, हम भी एक संसाधन हैं। तो संसाधन किस तरह बने हैं इसके बारे में बताया गया है। और एक है आपका गरीबी निर्धनता एक चुनौती। ये हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे देश की सारी पंचवर्षीय योजनाएं इसी को समाप्त करने में लगी थी और आज भी लेकिन हमारे यहाँ गरीबी बनी हुई है। तो कैसे है, क्या है और क्यों गरीबी है, इसको देखेंगे। और लास्ट चैप्टर है भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा को देखेंगे। जो हमारे यहाँ अनाज है उसको कैसे सुरक्षित किया जाए, जिससे भविष्य में जो है उनके लिए अच्छा जो है बनाया जा सके। ठीक है, भविष्य जो है सबका संवारा जा सके। यहाँ पे लिखा है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी के बारे में के माध्यम से पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को बताने का प्रयास किया गया है कि लोग एक गांव में किस तरह से रहते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की झलक हमें यहीं पर मिलती है। यहाँ पे लिखा है अवलोकन। लिखा है इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। मतलब इसमें जो कहानी दी गई है उसमें उत्पादन के मूल विचारों से परिचय कराना है। और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। मतलब इसमें एक तरह से इंट्रोडक्शन के माध्यम से बताया जा रहा है कि कैसे किसी गांव की अर्थव्यवस्था चलाई जाती है। तो लिखा है पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। तो यहाँ याद रखना मुख्य क्रिया क्या है, कृषि है। जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, मतलब कि लघु उद्योग जिसे कहते हैं, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास और मुद्रा। याद रखना किसी भी संसाधन, किसी भी वस्तु को संसाधन बनाने में प्राकृतिक संसाधन में मानव निर्मित क्रियाएं वस्तुएं, मानव प्रयास और मुद्रा, ये सब मिल करके उत्पादन प्रक्रिया को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो याद रखना मानव संसाधन के साथ साथ उत्पादन प्रक्रिया किस पे डिपेंड होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि पहले तो एक संसाधन होना चाहिए प्राकृतिक, फिर मानव निर्मित वस्तुएं होनी चाहिए, फिर मानव का प्रयास होना चाहिए अर्थात साहस होना चाहिए, और मुद्रा होनी चाहिए। तभी उत्पादन हमारा आगे बढ़ सकता है। आगे लिखा है कि पालमपुर की कहानी से हमें विदित होता है कि गांव के में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। याद रखना चाहे किसी वस्तुओं और सेवाओं का अगर उत्पादन करना हो तो कौन कौन से संसाधन होने चाहिए, इसी के बारे में यहाँ बताया गया है। लिखा हुआ है परिचय। पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ था। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। मतलब कि ये जो गांव था ये कई सड़कों से जुड़ा हुआ था, और गांव में अगर सड़कें हैं तो जाहिर सी बात गांव का विकास होना स्वाभाविक है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्घी से लेकर के अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। इसका मतलब है कि पालमपुर जो गांव है वहां पक्की सड़कें हैं। तो इसका मतलब है किसी भी गांव के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए सड़कों का होना बहुत जरूरी है, जो इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। आगे लिखा है इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। मतलब कि यहाँ पर ऊंच नीच की व्यवस्था भी गांव में है। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हैं। अनुसूचित जात दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है, और वह गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं। इसका मतलब है कि एक ही गांव में हमें गरीबी भी देखने को मिल रही है और अमीरी भी देखने को मिल रही है। जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी
खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और उनका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और निजी मतलब औषधालय भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। मतलब कि वहां पे सारी व्यवस्थाएं भी हैं, और लेकिन वहां गांव में और किस प्रकार के लोग रहते हैं ये बताया गया है। आगे लिखा है कि उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। मतलब इस गांव में किसी चीज की कमी नहीं है। इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अवसंरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। तो क्या हमारे गांव में ऐसा है? अगर नहीं है तो इसका मतलब हमारे गांव में भी वो विकसित तंत्र नहीं है। आगे लिखा है, बढ़ते हैं। लिखा है, एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताती है। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें हम गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं, याद रखना, जो लोग कृषि नहीं करते हैं उन्हें हम गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है। ठीक है। इनमें लघु विनिर्माण होता है, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल होती है। ये सब क्या है? ये गैर कृषि गतिविधियां हैं। तो गांव के लोग गैर कृषि गतिविधियों में भी लगे होते हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। तो पहले हम उत्पादन की बात करेंगे आगे, और फिर इसके बाद में हम जो है अन्य साधन की बात हम आगे करेंगे। लिखा है, उत्पादन का संगठन। उत्पादन कैसे होता है? किसी चीज का उत्पादन करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बताया गया है। लिखा है, उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं, याद रखना, वस्तुएं और सेवाएं यही दोनों अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। तो वह उत्पादन के उद्देश्य जैसे वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। याद रखना, जब आवश्यकता किसी चीज की होती है तभी उत्पादन होता है, और या डिमांड होती है। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक है। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि किसी भी चीज के वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 मुख्य चीजें क्या जरूरी हैं। ठीक है। तो 4 मुख्य चीजें क्या है? पहला है भूमि। तो लिखा है, पहली आवश्यकता है भूमि, अर्थात अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन और खनिज। ये सब क्या है? तो ये सब जो है भूमि, ये सब भूमि के अंग हैं। और याद रखना, उत्पादन के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है? भूमि। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा है आपका, दूसरी आवश्यकता होती है श्रम, अर्थ जो लोग काम करेंगे, जो मजदूर होते हैं। तो किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए भूमि के बाद श्रमिक का होना बहुत जरूरी है। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तो याद रखना, श्रमिक का होना बहुत जरूरी है, तभी उत्पादन सफल हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तीसरी आवश्यकता क्या है? तो तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी। अगर पैसा नहीं रहेगा तो उत्पादन नहीं हो सकता है। तो तीसरा आवश्यकता है जो है भौतिक पूंजी, अर्थात उत्पादन प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। ठीक है। क्या आपने जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें शामिल हैं? अब यही क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में, बड़े बड़े एग्जामों में, कि भौतिक पूंजी किसे कहते हैं। तो भौतिक पूंजी में पहला हो जाएगा औजार, मशीन और भवन। ठीक है। औजारों और मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर के परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों, भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है। उन्हें हम अस्थायी पूंजी कहते हैं। तो ये सब क्या है? अस्थायी पूंजी होते हैं। तो भौतिक पूंजी 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक होता है आपका अस्थायी पूंजी, और ये सब का होना बहुत जरूरी है, तभी उत्पादन संभव हो पाता, नहीं तो उत्पादन संभव नहीं हो पाएगा। आगे दूसरा है भौतिक पूंजी में कच्चा माल और नगद मुद्रा। मतलब उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने और तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसे की भी आवश्यकता होती है। ठीक है। तो पैसा और नगद माल दोनों होना चाहिए, मतलब कच्चा माल होना चाहिए। कच्चा माल और नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। अब आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं। तो आपको बताना होगा कि कच्चा माल और नगद जो पैसा होता है इसी को
कार्यशील पूंजी कहते हैं, और जो ये वस्तुएं होती हैं उन्हें हम अस्थाई पूंजी कहते हैं। जो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, जो मशीनें हैं, औजार हैं, इन सबको हम अस्थाई पूंजी कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है औजारों, मशीनों और भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है, मतलब समाप्त हो जाती हैं, इसलिए इनको हम कार्यशील पूंजी कहते हैं, क्योंकि तुरंत इनका काम होता है। एक अगला है, एक चौथी आवश्यकता होती है। क्या होती है? आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब कि उद्यम मतलब कि साहस। हमें जब तक हमारे अंदर साहस नहीं होगा तब तक हम इन सब चीजों का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए साहस बहुत जरूरी है। आजकल इसे हम मानव पूंजी कहते हैं। तो मानव कहो चाहे साहस कहो, उसको बहुत जरूरी है, उद्यम बहुत जरूरी है। तो मानव पूंजी अगर नहीं रहेगी तो उत्पादन नहीं हो सकता है, इसलिए मानव पूंजी का होना बहुत जरूरी है। तो कितनी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ बताई गई है कि कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, यहाँ अस्थाई पूंजी किसे कहते हैं, यहाँ पर भौतिक पूंजी किसे कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा उत्पादन के कौन कौन से साधन होते हैं जिनसे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। तो भूमि, श्रम, ठीक है, भौतिक पूंजी, ठीक है, और चौथा है आपका क्या, मानव पूंजी। तो चार चीजें अगर मिल जाएंगी तो इसी से हमारा उत्पादन आसानी से हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक उद्योग को दिखाया जा रहा है कि कैसे लोग काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कपड़ा बुनाई हो रही है। ठीक है, कहा जाता है मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। तो मानव पूंजी के बारे में आगे बताएंगे ही। ठीक है, लिखा है आगे कि उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है। ठीक है, जिन्हें हम उत्पादन के कारक कहते हैं। तो उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं? तो ये भूमि है, श्रम है, पूंजी है और उत्पादन के, ये सब क्या है, उत्पादन के कारक हैं। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। तो जहां भी पूंजी शब्द आएगा तो उसका मतलब भौतिक पूंजी होगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे लिखा है पालमपुर में खेती भूमि स्थिर है, मतलब कि भूमि स्थिर होती है। तो लिखा है कि पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपने जीविका के लिए खेती पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो याद रखना किसी क्षेत्र में अगर 75% लोग कृषि कार्य में लगे होते हैं तो उसे हम गांव कहते हैं, और अगर 75% से अगर लोग गैर कृषि काम में लगे होते हैं तो उसे हम शहर कहते हैं। ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये परिभाषा होती है। आगे लिखा है वह किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई होती है, खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र अर्थात वस्तु स्थिर होना होता है। ठीक है, क्योंकि याद रखना कृषि क्षेत्र में समस्या होती है। लिखा है पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। मतलब कि भूमि का विस्तार नहीं होता है, बल्कि आजकल भूमि क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है कृषि कार्यों की। तो लिखा है उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था, यानी नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो याद रखना जो बंजर भूमि है अगर उसको हम सही तरीके उसे उपजाऊ भूमि बना दें तो वही एक विकल्प होता है कृषि उत्पादन के लिए भूमि को बढ़ाना, बाकी और कोई विकल्प नहीं है। आगे लिखा है भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर होती है। यार ये भी पूछा जा सकता है भूमि मापने की इकाई क्या होती है, तो हेक्टेयर होती है। यदि गांव में भूमि का माप बीघा में जो है, जिसे हम बीघा में कहते हैं, गुंठा जिसे हम बिस्वा कहते हैं या फिर कट्ठा कहते हैं, आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? तो मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि बीघा किसे कहते हैं और कैसे उसकी हेक्टेयर को मापा जाता है। आगे लिखा है क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? मतलब जो भूमि है वर्तमान में आपके पास, क्या उसी में पैदावार को और बढ़ाया जा सकता है, कोई उसका तरीका है? तो उसी को बताया गया है। क्योंकि भूमि तो स्थिर है, भूमि तो बढ़ेगी नहीं, तो हमें कुछ ऐसा उपाय करके अपनी पैदावार को बढ़ाना है। तो हम पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं? ठीक है, तो लिखा है यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है
और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अक्टूबर से 2 दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। मतलब कहने का मतलब है कि किसान हमेशा फसल उपजाते हैं, कभी खेतों को खाली नहीं छोड़ते हैं। सर्दी के मौसम रबी के मौसम में जो फसल बोई जाती है उसे जो है सर्दी के मौसम में जो फसल बोते हैं उसे रबी की फसल कहते हैं। में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। तो गन्ना अपने कच्चे के रूप में गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। कहने मतलब यह है कि पालमपुर में कभी किसी भी मौसम में खेत खाली नहीं है। ये भी एक तरीका है उत्पादन को बढ़ाने का। ठीक है, आगे लिखा है पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहां सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। ध्यान रखना, जहां भी सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होगी वहीं पर किसान जो है अलग अलग फसलों का उत्पादन हमेशा कर पाएंगे। पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव पड़ा कि सिंचाई की पद्धति भी बदल गई। तक किसान कुओं से राहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि जो है बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज्यादा प्रभावशाली ढंग से अधिक क्षेत्र में सिंचाई हो सकती है। ठीक है, सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप जिसे हम ट्यूबवेल कहते हैं लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। मतलब कहने मतलब है कि जब सिंचाई सुविधा अच्छी हो जाएगी तो अपने आप फसलों का उत्पादन क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। लिखा है आगे, भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। जाहिर सी बात है, नदीय मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम हो पाती है। ठीक है, देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्र में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है। तो हमारे यहाँ 60% जो खेती होती है वर्षा पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है, और 40% क्षेत्रों में ही सिंचाई हो पाती है। तो हमारे यहाँ ये भी एक बड़ी समस्या है कृषि में। ठीक है, आगे लिखा है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं, तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल अगर पैदा की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको यहां मिल गया। आगे है, यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू भी पैदा करते हैं। इसका मतलब खेत कभी खाली नहीं रहते हैं। यही एक तरीका है फसलों के उत्पादन को बढ़ाने का। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र जो है कैसे कैसे पर लाख हेक्टेयर था। पहले 1950 में कितना था, तो 120 था। आज 2000 मतलब 12 की जब रिपोर्ट आई थी तो ये 155 था। ठीक है, तो आज जो है इसका अलग संख्या होगी। ठीक है, आगे यहाँ देख सकते हैं कि उत्पादन कैसे कैसे बढ़ रहा था, उसी चीज को यहाँ दिखाया गया है। आगे लिखा है, आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का जो है एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में प्रयुक्त कृषि विधियों का प्रयोग करना है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। मतलब कि जो पुराने बीज थे उन्हीं का प्रयोग होता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम होती थी। जब बीज पुराने होंगे तो उत्पादन भी कम होगा। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर और दूसरी जो है प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये कब की बात है, 1960 की बात है। उसके पहले की बात है, उसके बाद में थोड़ा दिनों तक, दशकों तक यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे। उन्हें उनको खरीदना नहीं पड़ता था क्योंकि ये सब उनको मिल जाती थी। लेकिन समय बदला। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज जो उपज वाले बीज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं,
HYV के द्वारा गेहूं और उत्पादन की खेती करने के तरीके सिखाए। ठीक है, तो हरित क्रांति ने क्या किया, तो अधिक जो है उपज देने वाले चीजों को सिखाया। और हरित क्रांति कब लाई गई थी, 1966 में, 67 में। बीजों की तुलना में जो HYV बीजों से एक ही पौधे से ज्यादा जो है मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज जो प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज देने के लिए बहुत ज्यादा पानी की, रासायनिक खाद की और कीटनाशक की जरूरत पड़ती है। याद रखना, अगर हम बहुत हाई क्वालिटी की बीजों का इस्तेमाल करेंगे तो उनमें 3 चीजों की आवश्यकता सबसे ज्यादा पड़ती है। कौन कौन से, अधिक पानी की, तो अधिक सिंचाई होना चाहिए, और रासायनिक उर्वरकों की और कीटनाशकों की, तभी अधिक उपज वाले बीज से अधिक उत्पादन हो सकता है। तो लिखा है कि अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव हो सकता है। और ये सब चीजें उपलब्ध कहाँ थी, तो भारत के 3 राज्यों में। तो यहाँ लिखा हुआ है, भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। तो याद रखना, जो हरित क्रांति लाई गई थी, कहाँ लाई गई थी, पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसीलिए ये लोग आज आगे हैं कृषि में। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया। तो यहाँ के किसानों ने इस सब का प्रयोग किया। इससे क्या हुआ, कृषि उत्पादन और तेजी से बढ़ गया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल जो है गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसे हम थ्रेसर कहते हैं, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनमें से गेहूं की जो है ज्यादा पैदावार प्राप्त हुई। तो इसीलिए गेहूं की फसल ज्यादा सफल हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो है एक तरीका अपनाया गया। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज जो है 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। जब ये वाले बीज लाए गए HYV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। तो इसके मतलब यह है कि अगर अच्छे बीज लाए जाएं, अच्छी क्वालिटी के बीज लाए जाए, तो उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की जो है काफी मात्रा उपलब्ध हो गई। तो अगर जाहिर सी बात है, अगर उत्पादन ज्यादा होगा तो किसान उसको बेचेंगे भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ एक आरेख दिया गया, उसको समझाया गया, उसको देख लीजिएगा, उसमें कुछ है नहीं। आगे लिखा है नंबर 3, लिखा है क्या भूमि या धारण कर पाएगी। तो भूमि जो है मतलब क्या धारण कर पाएगी, तो इसका मतलब यह है कि प्रकृति जो है, जो प्राकृतिक संसाधन होता है, क्या भूमि, तो लिखा है भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। अगर याद रखना, भूमि को सावधानी तरीके से नहीं इस्तेमाल किया जाएगा तो वो धारण नहीं कर पाएगी और इसका विनाश होना शुरू हो जाएगा। हमारी भूमि जो है प्रदूषित हो जाएगी। वैज्ञानिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार पर अति जो है उपयोग किया। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई। याद रखना, इसका पर्यावरण प्रभाव भी ज्यादा पड़ा। जब ज्यादा हरित क्रांति में उर्वरक का इस्तेमाल किया जाने लगा तो मिट्टी की उर्वरकता क्या हो गई, कम हो गई। इसके अतिरिक्त जो है नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया। तो जो ग्राउंड वाटर था वो भी क्या हो गया, कम हो गया। मिट्टी की उर्वरकता और भौम जल जैसे पर्यावरण संसाधन कई वर्षों तक बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। तो याद रखना, भौम जल भी नष्ट हो गए हरित क्रांति के कारण, क्योंकि नलकूप सिंचाई होने लगी बहुत तेजी से, और मिट्टी की उर्वरकता भी क्या हो गई, कम हो गई। ये पर्यावरण समस्या हमें हरित क्रांति वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। आगे लिखा है कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखरेख करना चाहिए। तो देखभाल अगर हम पर्यावरण की नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में हमारा जो है जो भूमि है वो बुरी तरह से क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। यहाँ पे एक खेत में दिया गया कि खेत में जो फसल लगाई जाती है उसी का यहाँ विवरण दिया गया है। आगे लिखा है रासायनिक उर्वरक एक ऐसे खनिज होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती है। वह मिट्टी से मिलकर के भौम जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित कर देते हैं। याद रखना, अगर रासायनिक खाद का उपयोग हम खेत में करेंगे तो पानी कहाँ जाएगा, भौम जल में जाएगा, नदियों में जाएगा और तालाबों में जाएगा। तो हमारा तालाब, ये सब जल क्या हो जाएंगे, प्रदूषित हो जाएंगे।
रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। तो याद रखना, अगर ज्यादा उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी नष्ट भी हो सकती है और प्रदूषित हो सकती है। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता में को कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो याद रखना, खेती अगर लागत ज्यादा बढ़ेगी तो वहां पर अनाज भी क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। आगे दिया है पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। मतलब यहाँ के लोग भूमि किस प्रकार उनको उपलब्ध है और कैसे वो काम करते हैं। तो लिखा है, आपने जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। ठीक है, पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई, लगभग 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं। ठीक है, जो दलित वर्ग हैं उनके पास भूमि नहीं होती है, तो मजदूरी के रूप में काम करते हैं। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है, 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। मतलब और कुछ लोग 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास खेत तो हैं लेकिन 2 हेक्टेयर से कम है, तो वहां भी उत्पादन क्या होगा, कम हो जाएगा। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती, क्योंकि उनको खाने के लिए ही नहीं होगा तो वो बेचेंगे कैसे। आगे लिखा है, 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। असिंचित मतलब जहां सिंचाई नहीं हो सकती है। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक कहानी बताई गई है कि अगर छोटा किसान है तो छोटा किसान कितना भी पैदावार करेगा, उसकी पैदावार क्या रहेगी, कम ही रहेगी, क्योंकि उसके पास खेत ही कम है। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है, चित्र 1.5 में आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं, जैसा ऊपर मैंने आपको दिखाया था। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज्यादा क्षेत्रों में काफी बड़े आकार के जो है प्लांट होते हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि है। मतलब कहने मतलब है कि पालमपुर गांव में ही अगर देख लिया जाए तो किसी के पास 10 हेक्टेयर भूमि है, किसी के पास उससे ज्यादा है, किसी के पास 2 हेक्टेयर ज्यादा है, किसी के पास 2 हेक्टेयर से कम है, किसी के पास बल्कि बिल्कुल भूमि ही नहीं है। तो भूमि का असमान वितरण हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो यह देख सकते हैं लोग खेती में अलग अलग तरीके से लोग लगे हैं। आप ये देख सकते हैं, कोई बैल के द्वारा, कोई ट्रैक्टर के द्वारा। तो एक तरफ परंपरागत और एक तरफ जो है दिखाया गया कि किस तरह से खेती की जाती है, उसी को यहाँ पे एक एक करके दिखाया गया। जैसे ट्रैक्टर द्वारा यहाँ पे जो है खाद का वितरण कर रहे हैं, यहाँ पे जो है दवा का छिड़काव हो रहा है, यहाँ पे खेतों की जुताई हो रही है, मड़ाई हो रही है, इसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद है अगला है आपका, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। श्रम मतलब मजदूरी। तो भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक होता है। खेती में बहुत ज्यादा श्रमिक की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं, क्योंकि वो मजदूरी नहीं दे सकते हैं। इस तरह वह खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे जो है श्रमिकों को किराए पर रखते हैं। ध्यान रखना, जो जो उत्पादन का सबसे दूसरा प्रमुख कारण क्या है, श्रम है। और जो छोटे किसान होते हैं वो अपने परिवार के साथ पूरे खेत में लगे होते हैं, क्योंकि उनके पास खेत छोटा होता है और मजदूरी देने के लिए पैसा नहीं होता है। तो जब छोटे और बड़े किसान होते हैं उनमें यही अंतर होता है कि बड़े किसान मजदूरों के माध्यम से खेती कराते हैं, जिससे उनके पास फसलों का उत्पादन ज्यादा होता है। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लांटों में खेती करने वाले परिवारों से। याद रखना, जो गांव में श्रमिक होते हैं या तो उनके पास भूमि बिल्कुल नहीं होती है, और होती है तो बहुत छोटी होती है, इसीलिए उनको दूसरों खेतों में काम करना पड़ता है। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई ठीक है उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता है जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन जो है किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है। ठीक है, जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। याद रखना, कहीं कहीं मजदूरी नगद के रूप में तो कहीं कहीं अनाज के रूप में भी मिलती है।
कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है, तो कभी कभी भोजन भी दे देते हैं। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल, एक खेत से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। ध्यान रखना, हर जगह पे मजदूरी समान नहीं होती है, हर काम के लिए मजदूरी क्या होती है, अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी अंतर पाया जाता है। ठीक है, काफी भिन्नताएं होती है। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं, या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। तो सब काम करने की अवधि भी क्या होती है, चेंज होती है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी का काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढने रहना पड़ता है। तो अगर याद रखना, वो भूमिहीन है तो वो केवल श्रमिक का काम करता है, इसलिए उसे हमेशा काम की खोज करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये 2017 में निर्धारित किया था। तो आज ये कितना हो गया, तो आज ये 450 हो गया है, ये भी याद रखना। ठीक है, वो न्यूनतम है, उसके ऊपर भी उनको मिल सकता है। आगे लिखा है, लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों में बहुत ज्यादा मतलब स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है, और जब काम मिलता है तो ज्यादा लोग संख्या में है, तो जाहिर सी बात है दाम कम मिलेगा। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतिहर श्रमिक है। डाला और राम कली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से एक हैं, तो क्योंकि वो उनके पास भूमि ही नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है वो गांव के सबसे गरीब व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी की भी आवश्यकता होती है। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसा चाहिए। तो अधिकांश जो है छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। याद रखना, हमारे जो छोटे किसान होते हैं, क्योंकि उनको पैसा हमेशा मिलता नहीं है, तो उनको पैसा उधार लेना पड़ता है साहूकार के पास या बैंकों के पास। वह बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आयामों से पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। तो ये भी एक समस्या है हमारे देश के किसानों के साथ, इसको भी हमें जानना होगा। यहाँ लिखा हुआ है आगे, उसे मतलब कि एक कहानी दी गई थी, उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। आगे लिखा है, ये पूरा कहानी दी गई है, केवल इस कहानी को आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो बताया जा सके। ठीक है, यहाँ लिखा है, अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अधिशेष कृषि मतलब ये हो गया कि जो हम कृषि करते हैं, जो अनाज बच गया वो क्या हो गया, अधिशेष हो गया। तो उसकी बिक्री कहाँ की जाए, तो मंडी में होगा। तो लिखा है, मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा कर लिया। गेहूं की कटाई की जाती है, उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं, तो वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिक अधिक मतलब अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है। ध्यान रखना, जिनके पास उत्पादन कम होगा वो तो नहीं बेचेंगे, लेकिन जिनके पास उत्पादन होगा वो क्या करेंगे, उसको बेचेंगे। तथा इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मझोले और बड़े किसान की बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया भी गया है कि गेहूं की लदी गाड़ी जो है, लदी बाजार वाली बैलगाड़ी देखे जा सकते हैं। एक चित्र वहां ऊपर दिखाया भी गया था। आगे लिखा है, बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं। तो गेहूं कहाँ से आता है, गांवों से और शहरों में बेचा जाता है, क्योंकि वहां मांग ज्यादा होती है। आगे लिखा है, एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूं, ठीक है, अतिरिक्त गेहूं को रायगंज के बाजार में बेच देते हैं और उन्हें अच्छी कमाई हो जाती है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करते हैं, पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया। तो याद रखना, अगर किसी बड़े किसान के पास पैसा ज्यादा होगा तो छोटे किसानों को कर्ज देगा, तो उससे भी पैसा कमाएगा, और उन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उसने बचत का प्रयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया।
इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है और दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हुई। तो याद रखना, स्थिर पूंजी भी उसकी बनती गई और उसको जो है लोन दे मतलब कि कर्ज देने के लिए पैसा भी हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, एक अमीर किसान है। लिखा है तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेती के अधिक शेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की आवश्यकता के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह वह अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। तो ऐसा बड़े बड़े किसान लोग करते भी हैं। ठीक है। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने अथवा दुकान जो है खोलने में भी करते हैं, जैसा कि हम देखेंगे। इन सबको गैर कृषि कार्यों में के लिए पूंजी कहते हैं। ठीक है। आगे लिखा है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। तो कुछ लोग कृषि कार्य में लगे थे, जो कृषि कार्य में नहीं लगे होते हैं उन्हें हम कहते हैं गैर कृषि क्रियाएं। हमने देखा कि पालमपुर में खेती की प्रमुख उत्पादन क्रियाएं हैं। अब हम मुख्य कुछ जो है ऐसे गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के ऊपर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। तो क्या क्या काम करते हैं? पहला है डेयरी। डेयरी में जो है कुछ लोग जो है लगे हुए हैं। तो पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक परिचित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह से घास और बरसात के मौसम में उगने वाले ज्वार और बाजरा चरी खिलाते हैं। दूध को निकट बड़े गांव रायपुर में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रह और शीतलन केंद्र खोला है, मतलब स्टोर खोला है, जहां से दूध दूर दूर के दराज शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। तो पालमपुर में मतलब गांव में कुछ लोग डेयरी भी काम करते हैं। बाकी यहाँ पे चीजें आंकड़े दिए गए हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आगे लिखा है पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। तो पालमपुर में लघु स्तरीय काम भी क्या होते हैं? विनिर्माण के उद्योगों के। तो इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन के काम होते हैं। जैसे विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतम घरों और खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर जो है लिया जाता है। ये भी याद रखना, ये भी जो है अपने घर की मदद से वो लोग काम करते हैं। यहाँ पे 2 कहानी दी गई है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, कोई मतलब नहीं है। पालमपुर में दुकानदार क्या काम करते हैं? तो पालमपुर में जो दुकानदार होते हैं वो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर काम नहीं करते हैं, बल्कि जो है वो ऐसे व्यापारी दुकानदार हैं जो शहरों से थोक बाजारों पर कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में ला करके बेचते हैं। ठीक है। उनमें चीजें क्या होती है जो हम यूज करते हैं, जैसे चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, ये सब चीजों को बेचते हैं। तो एक प्रकार से पालमपुर में दुकान चलाना, व्यापार करना भी कुछ लोगों के काम का हिस्सा बना हुआ है। ठीक है। इसी तरह जो है परिवहन तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र। तो परिवहन भी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये सब गतिविधियां होंगी तो सड़कों की आवश्यकता तो होगी ही। तो पालमपुर और रायपुर के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर जो है, ट्रक ड्राइवर और परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले लोग हैं। वह परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वो लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। मतलब कुछ लोगों को जो है ये गाड़ी चलाने का भी काम मिला हुआ है, मतलब वो भी उनका एक व्यवसाय हो गया। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत जो है बढ़ गई है। ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास गाड़ियां अब तेजी से उपलब्ध हो रही हैं। ठीक है। तो इस लेसन में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया है, इसको पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट होगा कमेंट करके जरूर पूछेगा। तो क्लास 9th और क्लास 10th की जो इकोनॉमिक्स की जो महत्वपूर्ण किताब है उसके बारे में आपको पूरा पढ़ा दूंगा। ये आज पहला चैप्टर है, इसके बाद कल आपको दूसरा चैप्टर भी मिलेगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।